हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। और आज हम देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8th का 4th चैप्टर के नोट्स, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। जनजातीय समूह। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। शिकारी और संग्राहक। आदिवासी मुख्यतः पशुओं का शिकार करने और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। मध्य भारत के बेगा के बारे में जानेंगे। औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। पशुपालन के बारे में देखेंगे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़ियाँ आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और वे कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। यहाँ पे के है, आप इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ये समुदाय के लोग। खेती। अंग्रेजों को लगता था कि 19वीं सदी से पहले गोंड और संथाल आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले लोगों को स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी था। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। आदिवासी मुखिया। आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी पुलिस भी होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन से उनकी शक्तियाँ छीन ली गई। घुमंतू काश्तकार। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। जाहिर सी बात है, जब एक जगह सभी इकट्ठे रहेंगे तो उनको नियंत्रित करना आसान ही रहेगा क्योंकि वो चाहते ही ऐसा थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, इसलिए ज़मीन को माप कर लगान तय कर दिया। कितनी चालाकी करी उन लोगों ने यहाँ पर। वन कानून। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। कितनी चालाकी करी इन्होंने यहाँ पर। जहाँ पर उनका इम्पोर्टेंट सामान मिलता था उन्होंने उसको आरक्षित घोषित कर दिया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम की बात खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। जाहिर सी बात है, जिनके अंडर ज़मीन होगी वहाँ पे वो आम जनता को आने भी नहीं देंगे।
स्लीपर, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थीं या बिछाई जाती हैं। व्यापार समस्या, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। उनको लगा कि यहाँ से ज़्यादा ही बाज़ारों में मतलब डिमांड हो रहा है, तो उन्होंने उसकी पैदावार पर उन्होंने डिमांड रख दी। काम की तलाश, 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। आपका यहाँ पे चैप्टर ए फिनिश होता है। कल हम 5th चैप्टर के नोट्स देखेंगे। आप उसको एनसीईआरटी बुक से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइए। कल आपको 5th चैप्टर के नोट्स बताए जाएंगे और जहाँ पर आप लोगों को किसी को भी चीज़ को डाउट हो, आप लोग मुझे बताएंगे। और बिरसा मुंडा जी के बारे में हम एक करंट अफेयर्स टॉपिक है, उसको हम अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसको जहाँ कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। एंड थैंक यू। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें और स्टडी को कंटिन्यू करें। राधे राधे।